आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू से जुड़े हुए अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का इंटरव्यू दिया था। मंजू शर्मा मैम के बोर्ड में मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में मुझसे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अनुमति मांग करके इंटरव्यू रूम में एंट्री ली, सभी का अभिवादन किया। मैम ने बैठने को कहा, मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद उन्होंने खुद ही बताया कि आपने 10th इस वर्ष की है, 12th इस वर्ष की है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब की और ग्रेजुएशन में कौन से विषय रहे। अगला उनका जो प्रश्न था वो उन्होंने पूछा कि आपकी जो डिग्री है वो 2022 में पूरी हुई, तो अभी 2024 चल रहा है, इन 2 वर्षों के दौरान आपने क्या किया। अगला उनका प्रश्न था कि आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि हिंदी साहित्य में जो ये रीतिकाल आया था, ये रीतिकाल क्या था। इसके बाद उनका जो अगला प्रश्न था, उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो इन हॉबीज़ में मैंने कविता लेखन अपनी हॉबी बताई थी। फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि जो आपकी कविता हैं, इनका मूल विषय क्या है। तो कविताओं का मूल विषय बताने के दौरान ही मैंने उनसे कविता सुनाने का निवेदन किया और उन्होंने कविता सुनने की अनुमति दी। इसके बाद जो अगला उन्होंने प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि आप जो ये कविताएं लिखते हो, आपने अपनी कविताएं कहीं प्रकाशित करवाई हैं क्या। अगला उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप लंबी कविताएं लिखते हैं, तो ऐसी जो लंबी कविताएं होती हैं, इन लंबी कविताओं को क्या कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने हिंदी विषय के जो विशेषज्ञ थे उनसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। तो उन्होंने पहला जो प्रश्न पूछा था, उन्होंने पूछा कि आप आज क्या पढ़ कर के आए हो। तो विशेषज्ञ हमेशा आपके पाले में गेंद फेंकते हैं कि आप किस विषय में एक्सपर्टीज़ रखते हो, किस विषय में आपकी विशेषज्ञता है। फिर वो उसी दायरे से क्वेश्चन पूछना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि मैंने सूरदास और प्रेमचंद का अध्ययन किया है। तो फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि सूरदास ने ब्रज भाषा में क्या योगदान दिया। इसके बाद उनका अगला प्रश्न था कि सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप का प्रसिद्ध कवि कौन था। तो इसमें मैंने नंददास का नाम लिया था। तो इसके बाद जो उनका अगला प्रश्न था, वो उन्होंने पूछा कि सूरदास और नंददास ने किस विषय पर रचनाएं लिखी हैं। इसमें भ्रमर गीत प्रसंग के बारे में वो जानना चाह रहे थे। फिर उन्होंने पूछा अगला प्रश्न कि जो भ्रमर गीत प्रसंग है, तो जो सूरदास और नंददास ने इसका उल्लेख किया है, तो उसमें गोपियों में कौन कौन से अंतर आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि भाषा के स्वरूप को क्या निर्धारित करता है। इसका उत्तर है लिपि। इसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न देवनागरी लिपि के बारे में पूछा कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। अगला उनका प्रश्न था कि एक एक को कहीं एक एक बोला जाता है, तो ये जो दूसरे वाला है इसको कैसे लिखा जाएगा। फिर उनका अगला प्रश्न था कि शब्द और पद में क्या अंतर है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके प्रिय लेखक कौन हैं। तो इसमें मैंने प्रेमचंद को अपना प्रिय लेखक बताया था। तो फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि प्रेमचंद पर कौन कौन सी विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। इसके बाद जो दूसरे एक्सपर्ट थे हिंदी विषय के विशेषज्ञ, उन्होंने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम बताओ। इसके बाद अगला उनका प्रश्न था कि काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इसके बाद उनका अगला प्रश्न था कि लक्षण ग्रंथ से क्या तात्पर्य है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि जो ये दरबारी साहित्य है, ये तो अन्य कालों में भी लिखा गया था, लेकिन जो रीतिकाल का दरबारी साहित्य है वह अन्य कालों के दरबारी साहित्य से किस तरह से अलग है। अगला उन्होंने प्रश्न पूछा कि रीतिकाल में जो श्रृंगारिकता का चित्रण हुआ है उसमें मर्यादा टूटती हुई दिखती है, तो आपकी दृष्टिकोण में क्या ये बात सही है। इसके बाद अगला उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो बिहारी हैं उनको एक दोहे के लिए एक असरफी मिलती थी, तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि इतिहासकारों ने अपनी कल्पना से लिख दिया है, क्योंकि देखने तो कोई गया था नहीं कि बिहारी को एक दोहे के लिए एक असरफी दी जा रही है। ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। तो फिर मैंने इसका
जवाब दिया कि सर यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी राजा के लिए एक दोहे के लिए एक असरफी देना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन हाँ हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इसमें कल्पना का उपयोग किया गया हो, क्योंकि इतिहास में प्राय घटनाएं और तथ्य सत्य होते हैं, लेकिन जो विवरण होते हैं उसमें कुछ मात्रा में कल्पना का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल कर के इतिहासकारों ने, आलोचकों ने बिहारी की कविता के महत्व का प्रतिपादन करने के लिए इस बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया हो। अगला उनका प्रश्न था कि भक्ति काल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। इसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि क्या ये जरूरी है कि भक्ति काल के उद्भव के विषय में रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक के तर्क को स्वीकार किया जाए, दोनों के तर्कों को एक साथ स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्या। तो फिर मैंने इसका जवाब दिया कि सर दोनों के जो तर्क हैं उनको एक साथ भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल का जो उद्भव है वो दक्षिण भारत से चली आ रही आलवारों की परंपरा का एक स्वतः स्फूर्त विकास है, जबकि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है वो इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भक्ति काल का उदय है वो आलवारों से चली आ रही एक स्वतः स्फूर्त परंपरा का विकास तो था, लेकिन इस्लाम के आक्रमण ने इसको एक तात्कालिक कारण प्रदान करने का कार्य किया। तो इस तरीके से हम इन दोनों तर्कों में सामंजस्य बैठा सकते हैं। अगला उनका प्रश्न था कि आपको नहीं लगता कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ब्राह्मण आलोचकों ने दलित साहित्य की उपेक्षा की है। तो इसमें मैंने जवाब दिया कि सर यदि हम रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जिस समय वो लेखन कार्य कर रहे थे उस समय दलित विमर्श उतने प्रचलन में नहीं था, और कोई भी व्यक्ति अपनी युगीन परिस्थितियों से बंधा हुआ होता है, उन तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के बाहर जाकर सोचना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में यदि इन आलोचकों की दृष्टि दलित विमर्श की ओर नहीं गई तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है। अगला उनका प्रश्न था कि आप कविताएं लिखते हो तो आपको तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, कवि अगर प्रसिद्ध हो जाए तो शिक्षक तो उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। अगला उन्होंने प्रश्न पूछा कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, क्या आप इस पंक्ति में कही गई बात से सहमत हैं। तो फिर मैंने इस पर जवाब दिया कि सर मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है कि जो पहला कवि है वो प्रेम की पीड़ा में ही वियोगी होकर के उन्होंने कविता कही होगी। हो सकता है पहला कवि अपने किसी व्यक्तिगत दुख से पीड़ित हो या फिर समाज की किसी समस्या से पीड़ित हो और फिर उसने अपने दुख में कोई पंक्ति कही हो जिससे आगे चल कर के कविता का प्रचलन हो गया। इसके बाद अगला उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो उन्होंने कहा कि ऐसे 5 कवियों के नाम बताइए जो आज भी कविता लेखन में सक्रिय हैं। तो इन 5 कवियों में मैंने अनुज लुगुन का नाम लिया था। फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि अनुज लुगुन की कविताओं का जो मूल स्वर है वो क्या है, किस विषय पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था कि अनुज लुगुन ने कौन सी कविता लिखी है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें तो उन्होंने कहा कि आप बोर्ड पर किसी लेखक को पढ़ा करके दिखाइए। तो फिर मैंने निवेदन किया कि सर मैंने कवियों में सूरदास को तैयार किया है, लेकिन सर आप किसी लेखक को भी बताएं तो मैं कोशिश करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए आप तो सूरदास को ही बोर्ड पर पढ़ा दीजिए। फिर मैंने सूरदास का पद हमारे हरी हारिल की लकड़ी इसको बोर्ड पर पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप बोर्ड साफ कर दीजिए और चेयर पर बैठ जाइए। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि आमजन के बीच में राम की तुलना में कृष्ण अधिक लोकप्रिय हैं। तो फिर मैंने इसका जवाब दिया। इसके बाद मंजू शर्मा मैम ने कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। मैंने कहा धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। मंजू शर्मा मैम ने ऑल द बेस्ट कहा। इस तरह से मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ और ये मेरे इंटरव्यू से जुड़े हुए अनुभव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको 2 बातें ज़रूर बताना चाहूँगा।
पहली बात तो ये कि यदि आप हिंदी विषय से इंटरव्यू दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के दौरान आपको हिंदी ही उपयोग में लानी है, अंग्रेज़ी के शब्द आपके उपयोग में नहीं आने चाहिए। अभी मैं अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द भले ही यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने उपयोग के लिए काम में लिया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मैंने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करी थी, अभ्यास किया था कि अंग्रेज़ी के शब्द ना आ पाएँ। तो इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है। दूसरा यह है कि आपने देखा होगा कि जो हिंदी विषय के विशेषज्ञ थे दूसरे नंबर के, उन्होंने अधिकतर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, राय आधारित प्रश्न पूछे। तो ऐसे प्रश्नों का जो जवाब है आपको हमेशा एक संतुलन बना कर देना है। आपको सीधा ही उसे खारिज या स्वीकार नहीं कर देना है। आपको एक ब्लैंक स्टेटमेंट कभी नहीं देना है। दोनों पक्षों को रखिए और फिर संतुलन बनाते हुए अपना उत्तर दीजिए। तो ये मेरे इंटरव्यू से जुड़े हुए अनुभव थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।